ओम शांति। ओम शांति। जैसे आप सभी जानते हैं, परख शक्ति का ये तीसरा हफ्ता चल रहा है। वो पिछले हफ्ते में जो भी आपके अनुभव रहे हो, जो भी आपने विशेष अभ्यास किए हो, किसी अभ्यास से विशेष परिस्थिति में कोई भी सफलता, कैसी भी प्रोग्रेस किसी को भी महसूस हुई हो, तो अगर कोई शेयर करना चाहे तो जरूर कर सकता है। किसी का कोई प्रश्न हो शक्ति के अभ्यास को लेके, परख शक्ति को लेके, तो वो भी पूछा जा सकता है। हाँ जी, सभी ऐसे ढीले ढीले क्यों हो गए हैं? इंटरेक्टिव सेशन है, तो हम सभी, एक व्यक्ति नहीं बोलेगा और बाकी सब नहीं सुनेंगे। हर किसी को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जी, जो भी साथी कुछ कहना चाहता है, कुछ प्रश्न है, अनुभव है, वो प्लीज खुद को अनम्यूट करें और शेयर करें। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति। शांति। मैंने तो ये क्लास आज ही ज्वाइन किया है, ये जी। भट्टी जो करा रहा है। तो इसमें बहुत गुड फीलिंग हो रही है, मुझे बहुत शक्ति की ऐसी फीलिंग हो रही है। और मुझसे ना बहुत सकाश जा रहा है सबके पास, जिसको मैं रोज देती हूँ, तो उनके पास मेरा सकाश जा रहा है सबके पास, मैं उनको सकाश दे रही हूँ। तो ये एक तरह से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रोज देती थी पर आज मुझे कुछ ज्यादा ही बेटर लग रहा है। मैंने जैसे एक शक्तिशाली मुझ में कुछ है ऐसा, जिसकी वजह से मैं उनको सकाश दे रही हूँ, ये वहां तक पहुंच रहा है। तो ये मुझे बहुत गुड जी। फीलिंग हुई आज। कोई आपने शक्तियों का अभ्यास किया हो दीदी? कोई प्रश्न हो वो भी पूछ सकते हैं। सभी के लिए है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा कि क्लास ही होगी और उसमें कुछ बताया ही जाएगा। जो प्रैक्टिकल अभ्यास है, जो हम सभी करते हैं, उसका क्या रिजल्ट निकल रहा है, कहाँ पे रुकावट आ रही है, कौन सी चीज में करने में प्रॉब्लम हो रही है, या कोई चीज सहज रीति हो रही है, तो एक दूसरे से शेयर करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। वैसे भी ज्यादा साथी नहीं है, 16 के आसपास ही है, तो सभी से रिक्वेस्ट है, इंटरेक्ट करें, अपनी बात रखें, जो भी है, जैसी भी है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति दीदी। भाई जी, कुछ समय पहले आपने समाने की शक्ति का अभ्यास बताया था कि अगर कोई और भाग्यकारों में फंसा हुआ है तो इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो मैंने जी। उसका किया था, तो उसमें मुझे कुछ फर्क तो लग रहा है, अच्छा, थोड़ा फर्क सा। लग रहा है आपको? हाँ, फर्क लग रहा है। एग्जैक्टली तो बहुत ज्यादा नहीं पता है मुझे सिचुएशन का, लेकिन फिर भी जैसे बिहेवियर वाइज और वैसे थोड़ा सा फर्क लग रहा है कि इसमें मैंने और उसको मैंने मतलब बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस थी, मैं खुद भी योग नहीं कर पा रही थी, लेकिन पिछले मुझे लगता है 10-12 दिन से तो कॉन्टिन्यूसली कर रही हूँ और उसका फर्क भी लग रहा है। और ये क्लासेस जब से मैं अटेंड कर रही हूँ उसके बाद से शक्तियों का अभ्यास भी करते हैं और बहुत ज्यादा लगन बढ़ गई है।
ज्ञान और योग की। पहले मुझे ये जी बहुत लगता था मिसिंग कि मैं सेवा के लिए जा नहीं पाती थी ज्यादा, अभी भी सेंटर पे खैर बहुत नहीं जा पाती, लेकिन इसके प्रैक्टिस से मुझे लगता है जो मनसा सेवा या जो योग मैंने मतलब थोड़ा सा उस पर ड्यूरेशन भी बढ़ाया है अपना, तो उससे बहुत अच्छा सा जो कहते हैं कि ये वायुमंडल क्रिएट हो जाता है, वो अच्छा क्रिएट हो जाता है उससे। जी ये एक चेंज आया, और जो भी क्लासेस होती हैं वो तो खैर अटेंड कर ही रहे हैं। और उससे और दूसरा बहुत जो हम ये अभी मुरलियों की क्लास कर रहे हैं, और प्लस जो हमारा ये मुरली चिंतन भी स्टार्ट हुआ है, इसको लेके थोड़ा सा ज्ञान में और कहना चाहिए डीपली इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उसको समझ भी आ रहा है और उसमें इंटरेस्ट भी ज्यादा आ रहा है, और करने की वो लगन बढ़ती जा रही है, इतनी पहले जी नहीं थी। बहुत सुंदर दीदी, बाबा का शुक्रिया है कि आपको अच्छा लग रहा है और हम सभी को भी बहुत अच्छा लग रहा है और ये सबसे बड़ी बात ये है सेवाओं कि में। ये सब कुछ घर बैठे मिल रहा है। जी मुझे बाबा भी इसी तरह ऑनलाइन ही मिले थे, बहुत छोटा सा, मतलब हम्म, ऐसे ही फेसबुक सर्फ करते करते एक लिंक मिला था राजयोग का कोर्स करें, जी और तो वो कोर्स भी कर लिया, और उसके करने के बाद ही बाबा की अनुभूति भी शुरू हो गई, और हम्म, उस ये सब करने के अबाउट 6 मंथ्स के बाद मैं पहुंची सेंटर। उस पहले तो जी जा भी नहीं पाई थी, हम्म, लेकिन बाबा ने अपनी प्रेजेंस हमेशा मेरे साथ बना के रखी हुई थी। तो जैसे ही मुझे ये पता चला कि भाई परिचय हुआ, तो मुझे तुरंत अनुभूति हो रही थी, और तब से बाबा हमेशा साथ में। जी सदा साथी रहेंगे दीदी। जी शक्तियों शक्तियों के बारे में हम सभी एक चीज समझ लें कि शक्तियों को जैसे ही हम स्मृति में भी लाते हैं, आवाहन भी करते हैं उनका, वो तुरंत वायुमंडल को परिवर्तन करती हैं। और केवल उस जगह के वायुमंडल को परिवर्तन नहीं करती जहाँ पे हमारी स्थूल मौजूदगी है, जहाँ पे हम अपनी बुद्धि को सेट कर लेते हैं और शक्तियों को तैनात कर देते हैं, वो वहां का भी वायुमंडल परिवर्तन कर देते हैं। तो ये शक्तियां इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियां हैं, और हम इस ब्रह्मांड के मालिक, इन सर्व शक्तियों के भी मालिक हैं। तो इस अथॉरिटी के साथ जब भी हम जिस भी स्थिति में कितने भी समय के लिए यदि शक्तियों को इमर्ज कर लेंगे, आवाहन कर लेंगे, स्मृति में ले आएंगे, तुरंत इनका इफेक्ट, तुरंत इनका प्रभाव हमें महसूस होगा ही होगा। तो जैसे आज की भट्ठी थी, विघ्न विनाशक भट्ठी, तो विघ्न तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, उनको विनाश करने का सहज साधन केवल यही है कि शक्तियां इमर्ज रहें। अगर हमारी इमर्ज होंगी तो हम अनेकों की इमर्ज कर देंगे, और अगर हमें ही स्मृति में नहीं होगी, हमें ही अभ्यास नहीं होगा शक्तियों का, तो कहीं ना कहीं विघ्न हावी होंगे, और उन्हें विजय की तरफ ले जाने में और उन्हें समाप्त करने में थोड़ी सी तकलीफ भी महसूस हो सकती है। तो शक्तियों का तो विशेष पार्ट है ही है, हम सभी को ये समझ लेना चाहिए। इसलिए तो दीदी, किसी का भी परख शक्ति को लेके कोई अनुभव हो, परखने की शक्ति पहले काम ना करती हो, अब करने लगी हो, तो ऐसा कोई शेयर करना चाहेगा अगर किसी का है? जी मुझे कुछ बोलना था। हाँ जी दीदी, बोलिए जरूर। मुझे ये बताना था कि जैसे मतलब जब से परक शक्ति का मैं अभ्यास कर रही हूँ, तो उससे मतलब काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, मेरे योग में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। कि मतलब जैसे मतलब जो आपने बताए थे, बाबा ने आपके माध्यम से क्लियर करे थे कि हमारे ही मतलब पुराने संस्कार या फिर हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं, तो उनको उसकी शुभ भावना देते तो आपका योग क्लियर हो जाता है। तो उसमें काफी इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन मतलब जो परक शक्ति से मुझे अभी मैं इसको ट्राई कर रही हूँ अभी, इम्प्रूवमेंट काफी, शक्तियां भी काम कर रही हैं, लेकिन मेरे सामने हमेशा दो व्यूज आते हैं, मतलब पॉइंट उसमें से मतलब हर सिचुएशन में मेरे पास दो व्यू आ रहे हैं। जैसे कि कुछ भी बात करें, आज मतलब कोई भी प्रॉब्लम आई, आज भी कोई प्रॉब्लम आई, उसको मैं सुबह डल थी और ठीक भी हुई, तो नॉर्मल भी रहा, लेकिन हमेशा व्यू दो आते हैं। जैसे कि मुरली के अंदर भी दो व्यू आते हैं। जैसे मैं आपको क्लियर करके बता रही हूँ, मतलब जो भी बात है,
कल की मुरली की जो आपकी बाधा होती है, कुछ ऐसा पॉइंट था, अगस्त्य मुरली का कुछ पॉइंट था, सबसे सूक्ष्म बंधन। तो उसमें बाबा ने बोला था कि हम मतलब हमारा खुद का मत वो हो जाता है, विघ्न बन जाता है। आपको आवाज आ रही है भाई जी? हाँ जी, आ रही थी दीदी, बुद्धि का अभिमान। हाँ, बुद्धि का ईमान ज्ञान, जब पहले बाबा ने बोला कि हम अपने हमारी मनमत मिक्स कर देते हैं। फिर बाद में जब लास्ट में बाबा बोलते हैं कि नहीं, हम ही मास्टर रचिता है, हम ही विश्व कल्याणकारी, तो हमें अधीन नहीं होना है। मतलब वो जो थिन लाइन है, वो उस थिन पॉइंट को मैं कैच नहीं कर पा रही। ऐसे ही कोई भी मतलब वो मतलब पुराने संस्कार नष्ट होके मतलब जो आ रहे हैं, मतलब एक तरफ हमें बोल रहे हैं कि हम मतलब जो हमारे ये नया जन्म है, तो हम मतलब सुख से वो सतयुगी तो वो होंगे जो लड़ाई नहीं करेंगे, अच्छे से वो करेंगे, मतलब युद्ध नहीं करना। और एक तरफ दूसरा पॉइंट आ रहा है कि योगी वो होंगे जो शांति से जो भी वो आएंगे, मतलब बाधाएं आएंगी तो वो क्लियरली वो इजीली वो मतलब कष्ट वो सामना करके वो सफल होंगे। मतलब हर चीज में मेरे पास में दो ये क्लेश कर रहा है, मेरे तीन पॉइंट में कैच नहीं कर पा रही मतलब। नहीं अभी दीदी, इतना आप इसमें मुझे क्लैश की, हाँ हाँ क्लैश की कोई बात नहीं है। जब बाबा ये कहता है कि श्रीमत में अपनी मत मिक्स करके और अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए फिर उसको धारण करते हैं, तो बाबा का अर्थ ये है कि मत जैसी मिली है उसको वैसा ना लेके और फिर अपनी ही बुद्धि ऐड कर दी जाए उसमें, कि ये इस प्रकार से है, इस प्रकार से अपनी सुविधा के अनुसार वो चीज, तो वो अभिमान के तहत होती है। तो अगर बुद्धि का अभिमान है तो उसकी कोई निशानी होगी ना। अगर श्रीमत में मिलावट है तो उसकी कोई निशानी होगी। तो निशानी ये होगी कि एक तो सबसे पहली चीज क्या होती है, सबसे पहली चीज जब भी किसी भी चीज में मिक्सचैरिटी होती है, सबसे पहली चीज ये होती है कि बुद्धि भारी रहती है, बाबा की तरफ नहीं जाती बुद्धि, सहज रीति नहीं जाती, भारी रहती है। भारी अर्थात कि एक बोझ सा बना रहता है बुद्धि के ऊपर, हमेशा भारीपन सा। तो भारी बुद्धि बाबा की तरफ उड़ नहीं सकती, लाइट नहीं रह सकती। तो यदि कोई भी चीज गलत हो रही है हमसे, चाहे वो ये है चाहे वो किसी भी मामले में है, अगर कोई भी चीज गलत हो रही है तो सबसे पहला प्रभाव उसका बुद्धि पे आता है, मन पे आता है, कि मन विचलन की स्थिति में और बुद्धि भारीपन की, बाबा की तरफ नहीं जाएगी, लाइट नहीं रह पाएगी, बाबा सहज दिखाई ही नहीं देगा। पहली चीज। तो जो भी ये चीजें हैं ना हमारे सामने, जो आपने बताया कि क्लैश करती हैं, क्लैश नहीं, हमें परखना है इनको, परख शक्ति यहीं पे काम आती है कि प्रमाण क्या है उस चीज के। तो अगर वो मिक्सचैरिटी है, फिर जैसे दूसरा बाबा ने कहा कि हम मास्टर रचयिता हैं, तो मास्टर रचयिता अर्थात जो चीज जैसी है उसको उसी रूप में समझ के और फिर यथार्थ रीति रचना को रचना, यथार्थ संकल्प करना, मीनिंगफुल संकल्प करना और बेहद के संकल्प करना, केवल अपने लिए नहीं, सारे विश्व के लिए। जो भी कुछ अपनी प्राप्ति है वो विश्व को अर्पित करना। तो यथार्थ रचना को रचना, तो दोनों में अंतर हो गया ना दीदी। पहले परखा कि यथार्थ क्या है, उसके बाद रचना को रचा, उसके बाद संकल्प किया जिससे कि रचना होती है। तो वो वाला मास्टर रचयिता, अभिभूत वशीभूत मास्टर रचयिता नहीं। क्योंकि संकल्प भी हमारे तभी काम करते हैं जब वो निस्वार्थ भाव से, प्योर फीलिंग के साथ, पवित्र भाव के साथ, पावन भाव के साथ और बेहद की भावना के साथ किए जाते हैं, तभी वो संकल्प सफल होते हैं। यदि वो हद का हुआ, स्वार्थ से प्रेरित हुआ, वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ये लो नहीं है कि ऐसा संकल्प सिद्ध हो जाए। और अगर वो हो भी गया तो वो अपने साथ पता नहीं क्या कचरा लेके आएगा। तो इसलिए दोनों चीजों को हम परखने की तरफ बढ़े। जो गलत है वो बुद्धि को भारी करेगी, जो सही है वो उड़ाएगी, वो शक्तियां बढ़ाएगी, शक्तिशाली महसूस कराएगी, सहजता आती जाएगी उसके अंदर। तो जैसे दूसरा आपने एक और चीज कही, दूसरा कौन सा पॉइंट था दीदी? एक तो ये थे दोनों, और दूसरा, हाँ दूसरा था कि वहां पे सतयुग में युद्ध हाँ, नहीं सच होता, में वहां पे हाँ शांति होती है। तो दीदी, नहीं मतलब कि मतलब हम जो अभी हमारे जो नया जन्म है, तो मतलब हम अगर युद्ध कर रहे हैं तो हम क्षत्रिय में जाएंगे, संकल्पों से लड़ रहे हैं, और एक होता नहीं है नहीं ऐसा नहीं सहजता है, से। यात्रा हाँ यात्रा है दीदी, यात्रा है।
हम अभी यहाँ पे, हम अभी नीचे खड़े हैं, हमें सीढ़ियां चढ़ के 10 सीढ़ियां चढ़ के छत पे पहुंचना है, तो सतयुग छत हो गई। लेकिन वहां पहुंचने के लिए जो बीच में करके आए हैं, उससे तो गुजरना होगा ना। तो जब उससे गुजरने के समय में हमारा स्वरूप यदि युद्ध का है, तो कोई बात नहीं, वो परमानेंट नहीं है, लेकिन गुजरना तो पड़ेगा ना, क्योंकि उन सीढ़ियों से हम होके आए हैं। तो वापस जाते समय उन चीजों का सामना करना ही पड़ेगा, उन चीजों को पलटना पड़ेगा हमेशा के लिए। तो पलटने में ताकत भी लगेगी, पलटने में कभी सामने वाला हावी होगा, कभी हम हावी होंगे। तो वो स्वरूप परमानेंट नहीं है। इनसे गुजरने के बाद वही वाला स्वरूप आने वाला है, जो हमारा संपूर्ण स्वरूप है, जो सत्योगी स्वरूप है, जो सूर्यवंशी स्वरूप है, वही आएगा। लेकिन प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से ब्रह्मा भी गुजरा है, इस प्रक्रिया से मम्मा भी गुजरी है, इस प्रक्रिया से हम सभी को गुजरना है। तो ऐसा नहीं है कि हम युद्ध करेंगे, अगर अंतिम क्षणों तक युद्ध चलता रहा तो है वो बात क्षत्रिय वाली, लेकिन अंतिम क्षणों तक तो ये युद्ध चलेगा नहीं। कम से कम हमारा तो नहीं चलेगा, हमारा मतलब हम सभी का, या हम अपना अपना इंडिविजुअल भी मान सकते हैं कि हमारा तो नहीं चलेगा अंतिम समय तक। तो एक एक समय युद्ध का आता है, और उस समय पे एक तरीके से योद्धा की परख भी होती है कि योद्धा में दृढ़ता कितनी है, योद्धा मादा कितना रखता है, कितनी कुव्वत है उसके अंदर। तो जब वो दौर आता है, उस दौर में सर्वश्रेष्ठ योद्धा हम, और जब वो दौर बीत जाएगा तो सर्वश्रेष्ठ महाराजा हम, माना श्री विष्णु, जो कि विजय प्राप्त करके आराम से लेटा हुआ है। तो वो भी हमारा ही स्वरूप है, और योद्धा का भी हमारा ही स्वरूप है, लेकिन समय अलग अलग है। तो जो अंतिम स्वरूप है, जो ये देह त्याग करने से पहले होगा, वो श्री विष्णु का होगा, एकदम रिलैक्स, एकदम लाइट, संपूर्ण विजयी, संपूर्ण विजयी और सर्वत्र विजयी, हर पल में विजयी, हर काल में विजयी, हर स्थिति में विजयी। तो वो अंतिम स्वरूप होना चाहिए। बीच में जर्नी में क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पार तो करनी पड़ेगी हर रूप से। भाई जी भारी का तो हमें सही बताया, कई बार भारी बन गए लेकिन कई बार बहुत कमजोर भी हो जाते हैं, मतलब बहुत ही वीक से, मतलब बहुत ही ऐसे डाउन से बिल्कुल ही। भारी वाला भी सही था, पर डाउन वाले में क्या रहता है? दीदी वही है, वो फीलिंग, फीलिंग पे हम डिपेंड करते हैं, फीलिंग पे डिपेंड करता है कि अगर उड़ने की फीलिंग आ रही है तो चीज सही है, और अगर उड़ने की फीलिंग नहीं आ रही, उसमें कोई रुकावट महसूस हो रही है, तो चेकिंग करने की जरूरत है, उसको बदलने की जरूरत है। जी तो जी हम बैठ के, शुक्रिया। हाँ बैठ के परखेंगे इसको तो समझ में आ जाएगी। नीति दीदी ने सवाल पूछा है कि परख, ये कैसे परख, परखें हम कि स्वार्थ से प्रेरित है या सेल्फलेस है, निस्वार्थ है। तो दीदी वो सिंपल सी चीज है कि जो चीज स्वार्थ से प्रेरित होगी, उसमें हमें ही अच्छा नहीं लगेगा, हमें ही ऐसा लगेगा कि जैसे, मतलब बहुत हद की बात हो रही है ये, बहुत हद का संकल्प है। और निस्वार्थ होगा, निस्वार्थ में एक बहुत बड़प्पन की, बहुत अच्छी सी फीलिंग आएगी एक, है ना, बड़ेपन की फीलिंग आएगी, बेहद की फीलिंग आएगी। तो हम सभी किसी भी चीज को परखने के लिए अपनी फीलिंग पे फोकस करें कि हम फील क्या कर रहे हैं, क्योंकि फीलिंग में ही सब कुछ है। शब्द झूठ हो सकते हैं, अपीयरेंस जो दिखता है वो झूठा हो सकता है, लेकिन भाव और फीलिंग, जो सामने वाला फील करता है या हम फील करते हैं, वो फीलिंग कभी झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि फीलिंग को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, वो नेचुरल है हर आत्मा की। वो एक नेचुरल चीज है, उसको घुमाया नहीं जा सकता, उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, उसमें मिक्सचर नहीं किया जा सकता, वो तो निकलती है बस। या तो वो अच्छी है या न्यूट्रल है या बुरी है, जैसी भी है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी के प्रति स्नेह का भाव रखते हो या किसी के प्रति स्नेह का भाव नहीं रखते हो, तो दोनों ही चीजों को आप छुपा नहीं पाओगे। ना तो स्नेह का भाव रखते हो उसको छुपा पाओगे, ना स्नेह का भाव नहीं रखते हो उसको छुपा पाओगे। स्नेह नहीं है ये भी दिखेगा, और स्नेह है ये भी दिखेगा, दोनों चीजें दिखेंगी, क्योंकि वो नेचुरल है। तो फीलिंग को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, शब्द घुमाए जा सकते हैं। तो हम सभी किसी भी चीज को, योग की अवस्था को, ज्ञान के किसी पॉइंट को, बाबा क्या कहना चाहता है उसके निहितार्थ को समझने से पहले फीलिंग पे जाएं कि हम फील क्या कर रहे हैं उस चीज में। तो अच्छा बुरा अपने आप ही परख लेंगे हम।
कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं है। जी, और किसी का कोई अनुभव और कोई कुछ कहना चाहता है? ओम शांति धर्म प्रभु। ओम शांति बहन और जी। ओम हाँ शांति जी, दीदी, सॉरी। हाँ जी दीदी। हाँ हाँ, वैसे जी, भाई सभी हैं आप हमारे, रूहानी, वैसे भाई हैं, तो बताइए, बिल्कुल कोई भाई सॉरी नहीं। भाई आत्मा। हाँ हाँ जी, जी, सभी बताइए। रूहानी भाइयों को, रूहानी भाई आत्मा को मेरी तरफ से ओम शांति। जी, ओम ब्रदर बस शांति। शॉर्ट में यही कहेंगे कि आपकी मुरली पढ़ने में और हमारी मुरली पढ़ने में बहुत डिफरेंस था, अब भी है, लेकिन इतना नहीं है। क्योंकि जब से ये मुझे लगता है ना, अभी कुछ ही दिन आपने ये साकार मुरली अमित मुरली चिंतन शुरू हुआ है, जो आप शॉर्ट करा देते हैं ना नाइट में आके, जो आप पोलार से लेके जहाँ पूरा ब्रह्मांड घुमा देते हैं, तो हम इतनी बारीकता से नहीं करते थे, तो इतना ज्यादा ये हालांकि परखने की शक्ति की क्लास है, लेकिन फिर भी हटके बोले हम कि हमें खुद को ऐसा फील होता है कि जब मुरली पढ़ी जाती है तो शायद बाबा ना सारी विशेषताएं हमारी ही बताता है। ये मेरा इंडिविजुअल अनुभव ऐसा होता है कि इस आत्मा का ना कल एग्जाम है भ्राता, तो मेरे एग्जाम से पहले हेडेक होना, लूज मोशन होना एक ऐसा ऑटोमेटिकली फोबिया होता था ना, और कल मेरा एग्जाम मुझे इतना सा भी बिल्कुल भी वह क्या होता है आई डोंट नो। और जैसे ही आपने आज हमें घुमाया ना ऊपर ब्रह्मांड में ले जाके सब प्रकाश दे रहे हैं, विघन मिट रहे हैं, तो मैंने तो अपना एग्जाम रूम अपना किया, इमेजिनेशन इमेज किया, और उसको ही मुझे लग रहा है कि कल मैं यही विजुअलाइजेशन करके बैठूंगी एग्जाम में। तैयारी भी है और नहीं भी है, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है इफ आई चेक माई सेल्फ कि मेरे को बिल्कुल भी भय नहीं है। तो परखने ही तो मैंने अपने आप को परखा, अब की सिचुएशन से और पहले की सिचुएशन से, तो मुझे बहुत एक हाई जंप मिल रहा है मेरी इनर सिचुएशन को। और सेकेंडली ब्रदर, कि आपने जो ये मुरलिया का जो शुरू हुआ है चिंतन करना, इससे मेरे पढ़ने में ना डे बाय डे जैसे मुरली पढ़ नहीं पाती, एक्चुअली लौकिकता में ब्रदर की शादी है, सारा घर में गेस्ट वगैरह आए हुए हैं, 16 की है, नहीं मिल पाता समय, फिर भी पूरा कोशिश करते हैं कि 8:30 हम सुने, और इसका चिंतन करते करते हम सो जाते हैं। सच में बाबा का बहुत बहुत लॉट ऑफ थैंक्स टू इतना प्रेशियस गिफ्ट देने के लिए उसमें। और अभी आपने एक लाइन बोली थी ना कि हम तो युद्ध नहीं करेंगे लास्ट तक, तो सच में सबसे पहले ये आत्मा भाई हैंड रेज करती इंडिविजुअली, मैं तो युद्ध नहीं करूंगी, बाबा ने स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सभी भाई आत्मा। जी, शुक्रिया दीदी। बाबा ही कराता है, बाबा ही मुरली चलाता है, और बाबा ही आपको गिफ्ट देने के लिए आता है। बीच में तो कोई है ही नहीं, आप हैं और बाबा है, बस और कोई नहीं। बहुत अच्छा जी है, ऐसे ही ब्रदर। उड़ते रहिए, ऐसे ही जी उड़ते रहिए दीदी। और एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक हम सभी की तरफ से, बहुत अच्छा जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत होके बाबा की याद में बैठेगा। जी ब्रदर, शुक्रिया। जी, तो और कोई कुछ कहना चाहता है? अगर सभी का पूरा हो गया है तो फिर से 15 मिनट का योग अभ्यास करेंगे, 8:15 तक, फिर पूरा करेंगे। ओम शांति यदि और भाई किसी, जी, ओम शांति दीदी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी दीदी, आ रही है, बताइए। हाँ, वो एक्चुअली आपने एक बार बोला था ना, बुद्धि की नेत्र क्लीन और क्लियर होनी चाहिए, तो तब से मुझे मतलब बहुत सारी इम्प्रूवमेंट महसूस हो रही है। मतलब एक्चुअली मुझे कंफ्यूजन था बुद्धि के बारे में। मतलब मैं पहले सोच समझती थी कि मन ही सोचता है और मन ही दिखाता है। तो आपके बोलने के बाद मुझे पता चला कि मन सोचता है और दिखाने का काम बुद्धि करती है। तो मैंने बहुत वर्कआउट किया बुद्धि के ऊपर। तो मतलब बहुत सोचने का काम बहुत होता था। मतलब एक बार मैं किचन में काम कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अ, विचार ज्यादा आते थे पास्ट वाले कि इसने ऐसा किया, वैसा किया, क्यों किया, ऐसा वगैरह। और फिर ऊपर से जो साक्षी भाव से देखना, मतलब मुझे पता था कि ऐसा करना है, लेकिन इसको ही साक्षी भाव कहते हैं, वो मुझे नहीं पता था। तो वो एक बात पता चली, साक्षी भाव से देखना क्या होता है। तो वो मैंने अप्लाई करते गई ना, तो अभी मतलब फुल स्टॉप लगता है इमीडिएटली वो विचारों को। और फिर लेकिन मेरे मतलब 2 कमजोरियाँ हैं, उसमें से एक तो गुस्सा है, बहुत गुस्सा। मतलब पहले तो मुझे ऐसा
लगता था, मतलब 10 साल पहले मुझे ऐसा लगता था कि गुस्सा मेरा नेचर है, बाय बर्थ हूँ मैं, ऐसे ही। तो जब से ज्ञान में आई हूँ तो पता चला कि गुस्सा कभी किसी का नेचर नहीं हो सकता। तो गुस्से पे बहुत वर्कआउट किया। तो अभी काफ़ी हद तक मैं मतलब अवेयर हो जाती हूँ झट से कि अभी सिचुएशन आ रही है सामने से जो मुझे गुस्सा दिलाएगी। तो मैं बहुत शांत रहने का कोशिश करती हूँ। मतलब बच्चे भी ऐसा करते हैं ना बिहेव घर में कि गुस्सा आ ही जाता है ना माँ को बहुत बार। तो बाहर की सिचुएशन में बहुत कंट्रोल करती हूँ, इग्नोर करती हूँ। तो लेकिन घर में जब बच्चों पे कभी-कभी गुस्सा आता है ना, तो मतलब वो भी गलत है क्या? मतलब गुस्सा पूरी तरह से ज़ीरो नहीं हो पा रहा है। और मतलब दूसरी बात है ना कि अभी तक आत्मा की शक्ति मतलब उस लेवल तक आत्मा जैसे है ना ओरिजिनल स्वरूप में पूरी शांत मतलब सामने कोई भी आएगा ना तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा, ऐसी स्टेट। मतलब अभी देखो जैसे बाबा ने बोला है ना इंडिया का अंत कैसे होगा, मतलब मार कत्ल होगा, कत्ल लास्ट मोमेंट में। तो कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि सामने अगर मेरा कोई आ रहा है कत्ल करने को, तो मैं क्या करूँगी? क्योंकि तब मैं अगर मैं पूरी स्टेट में नहीं हूँ आत्मा के वो शांत वाली स्टेट में, तो मैं क्या करूँगी? मैं तो गुस्सा आएगा बाहर, मैं ही उसको मार डालूँगी शायद। ऐसा तो मैं कार्मिक अकाउंट में फिर से फँस ना जाऊँ। ऐसा मतलब ना गुस्सा मेरा कंट्रोल हो रहा है, मैं अवेयर भी हो कोई जाती हूँ कि जी, ये कोई बात नहीं, गुस्सा दिलाने के कोई लिए आ बात रहा नहीं है। दीदी। लेकिन सूक्ष्म रूप में है, तो सूक्ष्म रूप में कैसे काम करूँ उस पर? दीदी सूक्ष्म रूप में कुछ हमारे कार्मिक अकाउंट भी ऐसे होते हैं, जहाँ से अटेंशन रखते हुए भी अंदर से वो रिएक्शन आ ही जाता है। तो हम आइडेंटिफ़ाई करें कि वो कार्मिक अकाउंट कौन-से हैं, जो इस रिएक्शन को जनरेट करते हैं, निकाल के लाते हैं बाहर एकदम से। और चाहे कितना भी पहरा लगाया हो, अटेंशन लगाया हो, वो पहरा काम नहीं करता वहाँ पे। आइडेंटिफ़ाई करने के बाद उन संबंधों पे और उन आत्माओं के साथ विशेष अटेंशन के साथ चलना है, अर्थात उनसे कोई भी बात करने से पहले एकदम ठहर जाइए। उनसे कोई भी बात करने से पहले उनको एक बार पॉइंट ऑफ लाइट रूप में देखना है कि ये भी आत्मा है, इसकी भी अपनी जर्नी है, इसके भी अपने संस्कार हैं। जब हम उनको पॉइंट ऑफ लाइट रूप में देखते हैं, तो हम ठहर जाते हैं, क्योंकि तब एक चेतना बदल जाती है, कॉन्शसनेस बदलती है। जब हम पॉइंट ऑफ लाइट रूप में नहीं देख पाते हैं, उनके ओरिजिनल रूप में नहीं देख पाते हैं, भले ही हम आत्मिक स्थिति में हैं, लेकिन उनको जब नहीं देख पाते हैं, तो वो रिएक्शन वही नेचुरल माँ वाला, वही नेचुरल घर परिवार वाला ही निकल जाता है, जो कि बहुत लंबे समय से जिसकी आदत है सबकॉन्शियस को। तो आप एक तो उनको आत्मा देखना शुरू कीजिए और एक ठहर के बात कीजिए उनसे। जल्दबाजी में और रिएक्शन में कोई बात मत कीजिए। तो 2-3 बार ऐसा करेंगे आप, तो धीरे-धीरे फ़र्क पड़ेगा और रेगुलर यदि इस पे काम करेंगे, तो ये चीज़ भी न्यूट्रल हो जाएगी। क्योंकि ये अकाउंट होता है, तो अकाउंट अपने हिसाब से ही सेटल होता है। तो थोड़ा पेशेंस, थोड़ा अटेंशन और थोड़ा-सा अभ्यास, प्रैक्टिस, तो इससे ये चीज़ ठीक हो जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है। शांत स्वरूप है ना हम सभी का, कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे समय पे विशेष आप शक्तियों का आवाहन कर सकते हैं, या जो वो आत्मा है, जो भी आत्मा है, उस पे शक्ति अपनी तैनात भी कर सकते हैं। अगर हम वहाँ तक अभ्यास कर पाते हैं, तो हम शक्ति तैनात भी कर सकते हैं कि कुछ-कुछ हम समाएँगे, कुछ-कुछ वो समाएगी आत्मा। तो इस प्रकार से भी किया जा सकता है। बाकी ये 3 चीज़ें तो हमें करनी ही है कि थोड़ा-सा पेशेंस रखना है, धैर्यता के साथ व्यवहार करें हम, आत्मिक रूप में उनको देखें और थोड़ा-सा अभ्यास इस चीज़ का बढ़ाएँ, ज्ञान का चिंतन करें, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है जी, अब फिर से बाप-दादा को बुलाते हैं और छोटा-सा योग अभ्यास करके पूरा करते हैं सेशन को।
तो देखेंगे सभी रत्नाकर शिव बाबा को ब्रह्मा के आकारी तन में संपूर्ण फरिश्ता रूप में कुटी में शिव बाबा चमक रहे। बिल्कुल हमारे सामने पर्सनल मुलाकात 1-to-1 बाप दादा और हम, और जैसे संसार में कोई है ही नहीं, केवल बाप दादा और हम। देखें गहराई से बाप दादा की आंखों में बाबा भी लाइट और हम भी डबल लाइट। बाबा से निरंतर शक्तियों की लाल किरणें दी जा रही है। हमारे लाइट के आकार में जो हम बिंदी हैं, हम बिंदी में समाती जा रही है। और समाते हुए सारे लाइट के शरीर में फैल रही है, जैसे सुनहरा लाल फरिश्ता, शक्तियों का फरिश्ता। ये शक्तियों की किरणें, ये परख शक्ति है जो बाप दादा से हमें रिसीव हो रही है अपनी संपूर्णता में। हमारी परख शक्ति जागृत कर रही है। बाबा ने इशारा करते हुए पास बुलाया। बिल्कुल अपने पास बिठाकर हमारे कंधे पे हाथ रखते हुए
और दोनों हाथों से एक बहुत सुंदर लाल किरणें चारों ओर प्रवाहित करता हुआ बहुत सुंदर कंगन हमारे दाहिने हाथ में पहना दिया बाबा ने। परख शक्ति का कंगन जो हर स्थिति में अनेकों बहुरूपों के बीच सत्य रूप को निकाल कर लाएगा, सत्य रूप को परखने में हमारी मदद करता रहेगा। वो परख शक्ति का कंगन बाबा ने हमें सदा के लिए पहना दिया। महसूस करेंगे इस कंगन को, लाइट का कंगन, लाल रंग का चमकता हुआ। बाप दादा की सौगात है हमें, हम जब इसको इस्तेमाल करना चाहे तब कर सकते। ये निराकार की आकार को आकारी सौगात है। इसे स्वीकार करेंगे और बाबा का बार बार थैंक्स करें। बाबा बहुत बहुत शुक्रिया, जो कुछ भी दिया है, जो दे रहे हो, सबके लिए शुक्रिया। तहे दिल शुक्रिया। ओम शांति।